तो चलिए आज के क्लास में हम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय आय और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चूंकि राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है और हर साल हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक, तो हमारी कोशिश रहेगी 1 से 2 से अधिक भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे जनरली बोल रहा हूँ, एवरेज 1-2 होता ही होता है, मतलब ना हो ऐसा सवाल उत्पन्न ही नहीं होता है। तो चूंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस टॉपिक में एक सेक्शन में नहीं 2-3 सेक्शन में करके इसको पढ़े, ताकि इसके जितने भी डायमेंशन है, जितने भी घटक है, उन सारे घटकों को हम अध्ययन कर पाए, ताकि एग्जाम में हमारा कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो इस दृष्टिकोण से हम राष्ट्रीय आय को फिलहाल तो 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे और उससे कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा कंटेंट हमारा ना छूटे। तो पहला जो है कि राष्ट्रीय आय में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके घटक या राष्ट्रीय आय से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं और इसमें बहुत सारी शब्दावलियां भी आ जाएगी, और लास्ट जो हमारा बचेगा विविध, इसमें उन सारी चीजों को सम्मिलित किया जाएगा जो आपके इंट्रोडक्शन में और सेकंड वाले सेक्शन में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे तरीके से कर सके। तो पहला तो यही है कि जो राष्ट्रीय आय है वो समष्टि अर्थशास्त्र का एक भाग है। चूंकि हम इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास में ही पढ़े थे कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक व्यष्टि और एक समष्टि। तो समष्टि के अंतर्गत हमने किसको रखा था? हमने राष्ट्रीय आय को रखा था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि राष्ट्रीय आय किसका भाग है? वो है समष्टि का। यदि समष्टि और व्यष्टि को डिटेल में और समझना या पढ़ना है तो हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्टरी जो क्लास है उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में शामिल है। दूसरा घटक में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी है कि क्या है और पीसीआई क्या है। यानी कि राष्ट्रीय आय को जानने के लिए इन सारी चीजों को जानना जरूरी है। इन चीजों के बिना राष्ट्रीय आय संभव नहीं है जान पाना। या ऐसे कहे तो राष्ट्रीय आय जो एक तरीके से इन्हीं सारे घटकों से मिल करके ये बनती है। ठीक, तो चलिए मेरी कोशिश रही कि मैं एकदम पार्ट बाय पार्ट करके चीजों को आपके सामने रखूं, ठीक, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको समझने में। तो इंट्रोडक्शन को भी मैंने 3 भागों में बांटने की कोशिश किया है। पहला जो राष्ट्रीय आय है उसका इतिहास क्या रहा है, फिर इसकी परिभाषा क्या है, फिर इससे संबंधित जो विविध पक्ष है, इंट्रोडक्शन से संबंधित ही जो विविध पक्ष है। अगर बात करें कि इसके जनक के, तो इसके जनक है साइमन कुजनेट्स। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, साइमन कुजनेट्स। और इन्होंने ही सर्वप्रथम नेशनल इनकम की अवधारणा को प्रस्तुत किया था और बाकायदा इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1971 में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अब बात करते हैं कि भारतीय स्तर पे क्या नेशनल इनकम की गणना की गई थी कभी, या और किसके द्वारा की गई थी? तो पहले अगर बात किया जाए तो पहले ऐसे व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जिनके द्वारा 1860 के दशक या 1868 में कहा जाए तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और इसका वर्णन उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया हुआ है। और उस वर्णन के तहत या उन्होंने जो राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन या समीक्षा किया, तो उन्होंने बताया कि भारतीयों का जो प्रति व्यक्ति आय वो कितनी है, 20 रुपया है। अच्छा, हालांकि ये जो है एक वैज्ञानिक विधि नहीं थी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हम सारे डायमेंशन को देखते हैं और इसमें जो है केवल कृषि उत्पाद को ही शामिल किया गया था, गैर कृषि उत्पाद को शामिल नहीं किया गया था। तो ये एक वैज्ञानिक विधि नहीं थी। दादा भाई नौरोजी के अतिरिक्त विलियम डिग्बी, एफ सिराज, आरसी देसाई और भी बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक, लेकिन ये वैज्ञानिक तौर पे जो अध्ययन करना चाहिए, जो गणना करना चाहिए, उस तरह का नहीं था। फिर हम आगे देखते हैं, बात करते हैं कि क्या भारत की जो इकोनॉमी है या फिर जो आय है, उस आय की गणना किसके द्वारा वैज्ञानिक तौर पे सर्वप्रथम किया गया था? तो ये है कि भारत में नेशनल इनकम का यानी कि राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक गणना जो है प्रोफेसर पी आर वी रॉक के द्वारा किया गया था। और इन्होंने अपने एक पुस्तक नेशनल इनकम इन
ब्रिटिश इंडिया में इस चीज का वर्णन किया था। और ये कब किया था? तो 1931 में। और इन्होंने बताया था कि उस वक्त जो इनकम है वो कितनी है? 62 रुपया है। वो प्रति व्यक्ति इनकम कितनी है? 62 रुपया है। ये इनके द्वारा व्याख्या की गई थी। और इनको इसलिए वैज्ञानिक कहा जाता था क्योंकि इन्होंने अपने इस व्याख्या में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को शामिल किया था। जैसे कि इकोनॉमी के कितने सेक्टर को हमने उसमें डिस्कस किया था? 5 सेक्टर को हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के क्लास में 5 सेक्टर को शामिल किया था, चर्चा किया था। उसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उन दोनों को इन्होंने शामिल किया था और बकायदा बताया था कि यहाँ पे जो इनकम है प्रति व्यक्ति कितनी है? तो वो है 62 रुपया। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम नेशनल इनकम की गणना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो बात की जाए किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय जांच समिति के द्वारा की गई थी। और कब? तो 1949 में। चूंकि इसके अध्यक्षता किए हुए थे पीसी महालनोबिस, तो इसको कभी कभी पीसी महालनोबिस आय समिति भी कहा जाता है। ठीक, जिसके सदस्य डी आर गॉडगिल और वी के आर वी रॉ भी थे। और इन इन सबके द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और बाकायदा 1951 ईस्वी में इनके द्वारा रिपोर्ट दिया गया और उस रिपोर्ट में पाया गया कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी है? वो लगभग आपका 8,710 करोड़ है। और प्रति व्यक्ति आय की बात हुई तो प्रति व्यक्ति आय उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 225 रुपया लगभग, ऐसा अनुमान लगाया गया। और ये कब, ये किस ईयर के बेस पे? तो ये 1948-49 के रेफरेंस में, संदर्भ में इस चीज को व्याख्या किया गया। फिर अगर बात करें हम आगे चल के कि जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है वर्तमान में? तो देखिए, मई 2019 से पहले इसकी गणना सीएसओ के द्वारा की जाती थी, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा की जाती थी। लेकिन हुआ क्या कि मई 2019 में सीएसओ का, ठीक है, एनएसएसओ में विलय हो गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया। और दोनों को मर्ज करके एक नई संस्था एनएसओ का निर्माण किया गया, एनएसओ की स्थापना की गई। और वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय है उसकी जनगणना एनएसओ के द्वारा की जाती है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा की जाती है। ठीक। और ये वर्तमान में हम फिर एक और चीज का बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु एक आधार वर्ष, यानी कि जो राष्ट्रीय आय निकाला जाता है उसके लिए एक ना आधार वर्ष निर्धारित किया जाता है। तो वर्तमान में जो आधार वर्ष निर्धारित किया गया है वो किसको किया गया है? 2011-12 को। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनएसओ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मई 2019 में। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसके एक अध्यक्ष होते हैं। वो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के सीईओ होते हैं। नीति आयोग के जो पदेन सीईओ होते हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो जो भी नीति आयोग का सीईओ होगा वो किसका अध्यक्ष माना जाएगा? आपके एनएसओ का अध्यक्ष माना जाएगा। 4 अन्य सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है इसका। तो जो सचिव होता है वो भारत का मुख्य सांख्यिकीविद होता है, इसका सचिव। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। फिर अब बात करते हैं नेशनल इनकम की परिभाषा को लेकर के कि नेशनल इनकम की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, सामान्य तौर पर आप सीधे सीधे देखिए, नेशनल इनकम में से आप नेशनल को हटा दीजिए, क्या है? इनकम आ गया, यानी कि आय। हम लोग क्या पढ़े? आय। अगर हम आय की बात करें तो आय क्या है? आप जनरली आप खुद बताइए, अगर आय आपसे पूछा जाए कि आपके घर की आय क्या है, आपके गांव की आय क्या है, आपके राज्य की आय क्या है, तो सबसे पहले आप हम यही पे समझते हैं कि आपसे पूछा जाए कि आपके घर की इनकम क्या है। तो इनकम क्या होगा कि आपके घर में जितने भी लोग, जितने भी क्षेत्रों में या जितने लोगों के द्वारा काम किया जाएगा उस काम के बदले जो भी आपके घर में या मेरे घर में या किसी घर में जो पैसा आएगा वही आय हो गया। ठीक। तो उसी तरीके से ये भी अब सेम वही समझिएगा, परिवार के स्तर पे देखा जाए तो वो भी उसी रेफरेंस में, गांव के स्तर पर देखा जाए उसी रेफरेंस में हम लोग किसमें? राज्य का। और उसी रेफरेंस में हम देखते हैं देश देश का। तो मतलब वही है कि एक वर्ष में हमने कितना कमाया, तो उस कमाई को ही हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। चाहे वो देश का हो, गांव का हो, राज्य का हो या घर का हो, किसी का भी हो। चूंकि
ये तो हम एक सामान्य तौर पे चीजों को समझने के लिए इसको मैंने बना रखा था, लेकिन अब हम देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको रेफरेंस में रख करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये तो समझ हो गई। अब बात करते हैं परिभाषा के तौर पर, अगर देखा जाता कह रहा है, ठीक है, कि किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक वित्तीय वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग से इसका संबंध होता है, इसका राष्ट्रीय आय का। यानी कि एक वर्ष में, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में हमने जितना उत्पादित किया है सेवा और वस्तु, उसके बाजार मूल्य, बाजार मूल्य का मतलब होता है अंतिम मूल्य एक तरीके से, क्योंकि बाजार के बाद ही वो अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास चला जाता है कि योग्य से है, ठीक है, उसमें जितना भी बाजार मूल्य में जो भी चीजें होती है उसको ऐड करके फिर इसमें बोल रहा है कि जिसे ह्रास से हटा करके यानी कि घटा करके और विदेशी लाभ जोड़ करके निकाला जाता है। यानी कि जो राष्ट्रीय आय होता है वो अंतिम उत्पाद और सेवाओं के जो बाजार या अंतिम मूल्य होता है उसमें से ह्रास से घटाकर एवं विदेशी लाभ को जोड़कर, इसको विदेशी निवल आय भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हमें समझने की आवश्यकता क्या है, दो चीजों को समझने की क्या, तीन, एक है बाजार मूल्य, फिर इसमें हम लोग देखते हैं क्या, तो ह्रास से घटा करके, फिर है कौन सा, तो विदेशी, ये जो लाभ है यानी कि विदेशी निवल आय है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ये चीजें समझ में आ गई तो आराम से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है, देखिए किसी भी देश का जो लेखा जोखा होता है आय से संबंधित, वो एक वर्ष के समय अंतराल को ध्यान में रख करके किया जाता है। चूंकि भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच होता है, जैसे कि आज 1 अप्रैल है और आज जो है हमारा वित्तीय वर्ष का पहला दिन ऐसा माना जाता है, ठीक है। चूंकि हम अपने देश के बारे में कर रहे हैं, हर अलग अलग देशों का अलग अलग अपना होता है। तो देखिए, जो ह्रास से होता है, जो ह्रास से होता है वो क्या होता है, तो मान लीजिए हम जिस मशीन से वस्तुओं को बना रहे हैं उस मशीन में अगर कोई टूटन फूटन आता है, उससे उस मशीन के मरम्मत करवाई जाएगी या फिर वो मशीन पुराना होते जाएगा, तो फिर उसमें उसको समय के साथ उसको बदलना पड़ेगा। तो एक तरीके से उसमें टूटन फूटन आ रही है, उसमें घिसावट आ रही है, तो जो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो पहले के अपेक्षा उसकी क्वालिटी कम हो रही है, उसका एफिशिएंसी कम हो रहा है, ठीक। तो उ- वो एफिशिएंसी जो कम हो रही है, उसका जो वैल्यू कम हो रहा है, उसी वैल्यू को घटा दिया जाता है। फिर बोला कि विदेशी जो लाभ है, ठीक है, उसको जोड़ दिया जाता है। तो विदेशी लाभ का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो भारत में, मतलब जो कोई विदेशी है जो यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ से आय अर्जित करके वो अपने विदेश में, अपने देश में भेज रहा है, और फिर कोई ऐसा भारतीय व्यक्ति जो किसी विदेश में, किसी दूसरे देशों में काम कर रहा है और वहां से पैसा किसको भेज रहा है, भारत को भेज रहा है। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ के विदेशी के द्वारा पैसा कमाया हुआ और वहां से भारत के लोगों के द्वारा विदेशों से कमा करके पैसा भेजा, को अगर दोनों को माइनस करेंगे तो उसके बाद जो हमें मिलेगा उसको ही बोलते हैं विदेशी। अगर वो लाभ होता है तो विदेशी लाभ कहेंगे, और लॉस होता है तो उसको लॉस मान के चलेंगे। ये हरास का मतलब सीधे सीधे आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए पंखा चल रहा है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में पंखा टूट गया, तो उस पंखा के बदला हमने दूसरा पंखा लाया, तो फिर वहां पे भी तो खर्च हुआ। तो ऐसे सारे खर्चों का, अगर मशीन चला रहे, मशीन टूट गया तो फिर हमने मशीन दूसरा नया लगाया, तो ऐसे सारे खर्चों को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, और विदेशों से प्राप्त आय को क्या करेंगे, हम लोग जो लाभ को जोड़ लेंगे। इस तरीके से जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त क्या पड़ेगा, होगा हमारा राष्ट्रीय आय। आगे देखते हैं, आगे कर रहा, अच्छा इसको दूसरे परिभाषा में भी मैंने कोशिश किया दिखाने के लिए। तो कह रहा है कि किसी देश के अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों, नागरिकों में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, निवासी एवं अनिवासी, यानी कि दूसरे देश के, मैंने बोला ना कि ये जो विदेशों के लोग जगह देश में यहाँ पे आके काम करते हैं उनको अनिवासी के सेंस में यहाँ पे के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु, यहाँ पे अंतिम वस्तु का मतलब होता है जो वस्तु उपभोक्ता के पास चला जाता है वो उसको बोलते हैं अंतिम वस्तु। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम समोसा बनाए, तो समोसा बना करके हम किसको बेचते हैं, हम बेचते हैं, वो उसको उपभोक्ता खरीदता है, तो अंतिम रूप से वो किसके पास चला जाता है, उपभोक्ता के पास चला जाता है। लेकिन समोसा को बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
उसके लिए फिर आटा लेते हैं, फिर आलू लेते हैं, फिर बहुत सारा मसाला वगैरह लेते हैं, ठीक लेते हैं ना। तो जो इन सबको मिला करके आटा, आलू, मसाला सबको मिला करके क्या बना, समोसा बना, और वो समोसा अंतिम रूप से उपभोक्ता उसको ले लिए। तो वही होता है, जिस वस्तु को अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे कि हम खरीदार हैं, हम हमारे द्वारा खरीद करके वस्तु को यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं अंतिम वस्तु या सेवा। ठीक है। ये मौद्रिक मूल्य के कुल मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि हमने क्या किया, हमने किया कि आलू खरीदा, फिर आटा खरीदा, फिर तेल खरीदा, फिर स्टोव खरीदा, इन सबको खरीद के हमने बनाया क्या, अंतिम रूप से समोसा। तो उस समोसा जो बिकेगा, उसका जो अंतिम मौद्रिक जो मूल्य होगा, जो भी कुल मूल्य होगा, वो उस मूल्य से जो आय आएगा, वही आय क्या हो जाएगा, हमारा राष्ट्रीय है। इस तरीके से केवल समोसा के सेंस में नहीं, हर वस्तु के सेंस, हर सेवा के सेंस में। ठीक है। सेवा इन द सेंस, जैसे कि अगर कोई वस्तु बना के दे रहा है तो वो जैसे कि समोसा हो गया। लेकिन अगर कोई किसी के ऑफिस में काम कर रहा है, कोई किसी को पढ़ा रहा है, तो वो हो गया एक तरीका का, क्या हो गया, सेवा। कोई डॉक्टर किसी मरीज की देख रेख कर रहा है, उसकी इलाज कर रहा है, तो हो गया सेवा। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा नेशनल इनकम है, इसमें थोड़ा सा मैंने चीजों को एक मतलब डायग्राम के थ्रू कोशिश किया, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजों को दर्शा करके इसको समझाने के लिए। तो देखिए इसमें शामिल क्या किया जाता है, अगर शामिल करने की बात की जाती है, इसमें कह रहा है कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। जो मैंने ऊपर बोला, समोसा और टीचिंग या जो डॉक्टर और मरीज के रिश्ते को लेकर के मूल्य को शामिल किया जाता है। फिर जो असम्मिलित मध्य है, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती मतलब जैसे होता है, जैसे कि इसको देख लीजिए। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, गेहूं हो गया। तो गेहूं क्या हो गया, एक प्राथमिक वस्तु हो गया। ठीक। क्योंकि उस गेहूं से हमने अंतिम रूप से जो हम क्या मतलब क्या बिस्कुट बना रहे हैं, और ये बिस्कुट किसको, ये दुकानदार अंतिम रूप से ग्राहक को बेच रहा है। तो ये क्या हो गया, एक जो बिस्कुट एक हो गया, ये क्या हो गया, ये अंतिम वस्तु हो गया। ठीक है। इसके बीच में हमने क्या किया, उस गेहूं से आटा बनाया, उसको साफ किया, फिर आटा बनाया, फिर उसको फैक्ट्री में लेकर के उसका मतलब कि पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाने के बाद अंतिम रूप से हमने बिस्कुट बनाया, और बिस्कुट बना के क्या किया हमने, बिस्कुट बना करके इसको बेच दिए। तो ये साफ करने से लेकर के, ठीक है, और ये यहां तक आटा के प्रोसेसिंग तक जो बनेगा, वो चीजें क्या बनी, वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई। लेकिन ये बिस्किट जब उपभोक्ता यानी कि दुकानदार के पास जाकर, ये ग्राहक के पास जाएगा अंतिम रूप से, जहां पे ये ग्राहक इसका यूज कर लेगा, तो उसको बोलते हैं, ये क्या बोलेंगे, इस बिस्किट को हम लोग अंतिम वस्तु बोलेंगे। ठीक है। तो इसको यानी कि बीच के सफाई और आटा को शामिल ना करके किसको शामिल किया जाएगा, इस बिस्किट को शामिल किया जाएगा। अब बोला है कि चल पूंजी की प्रतिस्थापन खर्च इसमें क्या की जाती है, घटा दी जाती है। और साथ ही साथ अचल पूंजी की घिसावट या टूटन फुटन को, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन कहते हैं, इसको घटा लिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में किसको, यानी कि इसमें जो है निम्न को घटा लिया जाता है, किसको, अचल पूंजी की घिसावट को, यानी कि टूटने फूटने का जो मूल्य होता है, डेप्रिसिएशन होता है, उसको घटा लिया जाता है। और चल पूंजी के प्रतिस्थापन खर्च को क्या किया जाता है, घटा लिया जाता है। तो ये चल पूंजी की जो घिसावट, यानी कि उस वक्त मैंने बताया कि फैक्ट्री में अगर मशीन है तो वो टूट रहा है, तो उसके मरम्मत में जो खर्च आएगा, उस खर्च को, अगर वहां पे कोई पंखा है, उस पंखा चल रहा है और वो खराब हो गया, तो उसके मरम्मत में जो पैसा है, उस खर्च को, तो इन उसके मरम्मत में जो भी पैसा आएगा उसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। कौन से में, तो नेशनल इनकम में। साथ ही साथ चल पूंजी, अच्छा देखिए अचल पूंजी कौन होता है, अचल पूंजी वो पूंजी होता है जिसको एक बार कहीं पे सेटअप कर दीजिए तो वो इधर उधर नहीं जा सकता। जैसे कि मशीन को, वो चल नहीं सकता ना, या उसका काम का एक जगह स्थापित होकर कार्य को पूरा करना। पंखा हो गया, कोई फोटोग्राफिक का मशीन हो गया, ये सारी के सारे। चल पूंजी का मतलब होता है, जैसे कि आपके मान लीजिए कि बस हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, मतलब जो चल सकता है, जो चल्यमान है, उसको बोलते हैं चल पूंजी। तो कह रहे कि चल पूंजी की प्रतिस्थापन खर्च, यानी कि मान लीजिए कि हमने कोई ट्रक लिया फैक्ट्री स्थापित करके, तो वो ट्रक एक समय के पश्चात क्या हो गया, वो पुराना हो गया। अब उस पुराने ट्रक को हम क्या करेंगे, उसको सोचेंगे कि भाई इसको हटा दो, क्योंकि इसके मरम्मत में कॉस्ट ज्यादा आ रहा है। अब उसको हम उस पुराने के जगह पे एक नया ट्रक को लाएंगे, तो उसमें भी तो हमारा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पैसा लगेगा। ठीक है। तो उसमें जो खर्च होगा, यानी कि पुराने के जगह नए लाने में जो खर्च होगा, उसी को बोलते हैं
प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन खर्च बोलते हैं। उसके बाद बोला है कि नेशनल इनकम में विदेशों से प्राप्त निवल आय को हम लोग ऐड करते हैं। तो निवल आय मैंने ऊपर ही समझा दिया कि निवल आय क्या होता है। तो भारतीय नागरिकों के द्वारा विदेशों से अर्जित आय और विदेशी नागरिकों के द्वारा भारत में अर्जित आय को दोनों को घटाते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त क्या होता है, तो विदेशों से प्राप्त निवल आय प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है जो मैंने कर रखा है कि जो नेशनल इनकम है या आगे हम जो उसके घटक को पढ़ेंगे तो वहां पे दो चीजें देखने को मिलेगी कि बाजार मूल्य पे और साधन लागत पे। ये दोनों चीजें क्या होती है तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम समझ पाएंगे चीजों को। तो देखिए क्या पहला क्या है, कह रहा है कि साधन लागत और दूसरा है बाजार मूल्य। साधन लागत सिंपल सा समझिए कि किसी वस्तु के निर्माण में जिन जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है और उन साधनों के प्रयोग के पश्चात जितने भी साधन लगे हैं उन सारे साधनों को का जो कुल वैल्यू होता है, जो कुल मूल्य होता है, उसी मूल्य को बोलते हैं साधन लागत पे मूल्य। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि किसी वस्तु एवं सेवा के निर्माण हेतु किया गया मूल्य व्यय। ठीक है, मूल्य नहीं मूल्य, यानी कि मूल रूप से जो व्यय किया गया उस व्यय से इसका संबंध है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग, जैसे एक पेन निर्माण हेतु हमने क्या किया, पेन निर्माण हेतु क्या किया कि फैक्ट्री लगाया, उस फैक्ट्री मतलब जमीन खरीदा। तो जमीन खरीदा तो वहां पे भाड़ा दे रहे हैं, तो भाड़ा में कुछ ना कुछ पैसा हम दे रहे हैं। उसके बाद फिर उस पेन के निर्माण में हम क्या किया, हम श्रम लगा लिए, बिना श्रम का तो होगा नहीं। फिर कच्चे माल का यूज कर रहे हैं, फिर उसमें कोई ना कोई हम बिना उसमें डिजाइन का, बिना दिमाग का उसमें तो कोई पॉसिबल नहीं है। यानी किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा उसको डिजाइन किया जाएगा तो उसके डिजाइन पे ये 10 रुपए खर्च हुआ। तो मूल रूप से देखिए तो उस पेन को बनाने में 10, 20, 30, 40 रुपए खर्च हुआ। तो इसका कुल साधन मूल्य कितना हो गया, 40 रुपया। यानी कि इनको इसको बनाने में मूल रूप से कितना हमारा खर्च हुआ, 40 रुपया। अतः साधन लागत पे पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 40 रुपया। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा ये तो इसका लागत हो गया, साधन लागत, यानी कि हमने जिन जिन साधनों का प्रयोग किया उसके आधार पे इसका मूल्य इतना हो गया। लेकिन क्या हम साधन लागत में ही वस्तुओं को बेचेंगे? अगर साधन लागत पे वस्तु को बेचते तो फिर हमें लॉस होगा। क्या करना होगा, तो हमें करना ये होगा कि अब इसको हम बाजार मूल्य पे चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। तो बाजार मूल्य का मतलब क्या होता है कि साधन लागत पे, यानी कि फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। साधन लागत पे जो वस्तु का जो मूल्य है वो प्लस अप्रत्यक्ष कर, यानी कि जो वस्तु और सेवा है उस पर कौन सा कर लगता है, अप्रत्यक्ष कर लगता है। तो प्लस अप्रत्यक्ष कर और फिर माइनस सब्सिडी बराबर क्या प्राप्त होता है, हमें हमें प्राप्त होता है एक तरीके से क्या, हमें प्राप्त होता है बाजार मूल्य। अब देखते हैं, इसको तो हम लोग पहले समझ चुके हैं। अप्रत्यक्ष कर मतलब होता है कि ये एक तरीके से वस्तु और सेवा पर लगाया गया कर होता है जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी देखिएगा सब्सिडी क्या होता है, मान लीजिए कि एक कंपनी के द्वारा पेन बनाया गया तो उस पर जो लागत लगा उसका कितना लगा, 40 रुपए। फिर सरकार ने मतलब क्या जो टैक्स लगाया वो टैक्स कितना लगाया, 10 रुपए लगाया। तो सरकार ने अब ये चाह रहा है कि ये जो 10 रुपया हमने टैक्स लगाया तो वो 10 रुपया टैक्स लगाने के बावजूद जो ये व्यक्ति है ना सामने वाला, ये 50 रुपए में ना बेचे। इसकी 50 क्या हो गया, 10, 40, 50 और 52 ये हो गया ना। अच्छा यहाँ पे होना चाहिए कितना, आपका 50 होना चाहिए था। चलिए अच्छा इसमें सब्सिडी, हाँ इसी में सब्सिडी देगा तब, हाँ सही है। अब देखिए मान लीजिए कि ये चाहिए 10 रुपया जो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर लगा लिया, लेकिन सरकार ने बोला कि भैया आप जो है आप इसको कितना में, आप इसको कम में बेचो। इसका जो अगर मूल्य 50 रुपया आ रहा है तो इसको तुम कितने में, 50 रुपए में मत बेचो, इसको क्या कितने में बेचो, तुम 48 रुपए में बेचो। तो बोलेगा कि भैया आप तो 40 रुपया मेरा यहाँ पे मिलेगा, 10 रुपया आप टैक्स ले रहे हैं, तो हम कैसे नहीं 50 रुपए बेचे, 50 रुपए नहीं बेचेंगे तो फिर हमें लॉस होगा। तो वो क्या करेगा, सरकार क्या करता है, बोलता है कि भैया तुमको मैं अलग से एक थोड़ा सा 2 रुपया अलग से मैं साइड से तुमको दे दूंगा। तो जो 2 रुपया साइड से देगा एक सहायता के रूप में, उसी सहायता को बोलते हैं हम लोग सब्सिडी। ठीक है, जैसे कि होता क्या, जैसे गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर पे अगर गैस सिलेंडर का मूल्य होता है मान लीजिए 1200 रुपया, ठीक, तो आप 1200 रुपया दे देते हैं, 1200 रुपया दे देते हैं। लेकिन होता क्या है, सरकार के द्वारा होता कि भैया आपको इस पर से 300 या 400 सब्सिडी दिया जाएगा। तो 1200 के
बदले जितनी सब्सिडी यानी कि सरकार के द्वारा जितने आर्थिक सहायता दी जाती है, वो आर्थिक सहायता के रूप में वो क्या होता है, आप अगर सरकार ने जितना रुपया तय किया होता है उतना रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है। एक तरीके से कितना किया आपने, तो 1200 रुपया दिया, लेकिन सरकार ने बदले में कितना दे दिया आपको, 400-500 रुपया दे दिया। तो जो जो 400-500 रुपया जो रिटर्न किया, वो आर्थिक आपको मदद किया, वही हो गया सब्सिडी। चलिए, इसमें अब देखिए इस यहाँ पे नेशनल इनकम को फिर मैंने इंडिकेट किया, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम लोग राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा हूं कि जो जितने भी घटक है, हम उसको घटक को एक वीडियो में या एक क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बस हम इतना ही समझे कि जो नेशनल इनकम होता है, जो राष्ट्रीय आय होता है, वो फैक्टर कॉस्ट पे, साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद होता है, उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। वो हम लोग यहाँ इसमें इस क्लास में हम लोग इतना ही कोशिश करेंगे। फिर अगला में मैं इसको कोरिलेट करूंगा कि कैसे होगा, तो अगला वाले क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम लोग जो और चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो नेशनल इनकम है उसमें किन किन चीजों को शामिल नहीं किया जाएगा, उसको उसको देख लेते हैं। तो इसमें विदेशों से प्राप्त उपहार शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गया और किसी भी जगह गया विदेशों में घूमने फिरने के लिए, और वहां पे किसी व्यक्ति के द्वारा उसे कोई उपहार दे दिया गया, तो वो उस उपहार को हम लोग क्या, एक विदेशी मतलब विदेशों से मतलब क्या, उसमें हम नेशनल इनकम में इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर अगर वैज्ञानिक खोज किए जाते हैं, जो वैज्ञानिक खोज, जैसे कि मान लीजिए चांद पे अगर खोज किया जाता है, तो उस खोज में जितना भी पैसा व्यय होगा उसको हम लोग राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करेंगे। फिर मान लीजिए कि कोई नई या पुरानी वस्तु है जो वित्तीय वर्ष में उत्पादित ना हुआ हो, और हमने पहले ही देखिए, पहले ही क्या कर रखा है, एक वित्तीय वर्ष में, तो बात जब वित्तीय वर्ष की ना हो, यानी कि उस वित्तीय वर्ष में उत्पादित ना किया गया हो, तो जाहिर सी बात है उसमें शामिल नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं, तो कोई गृहस्थ परिवार है जिसने क्या किया कि वो अवकाश यानी कि छुट्टी के समय अपने बगीचों में क्या किया कि फल और सब्जियों को उगा उगा लेता है, तो उसको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम इतने चीजों को कंप्लीट करके, फिर अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम, हमारा कोशिश रहेगा कि जितने भी घटक हैं उन घटक को कंप्लीट करें। और आखिरी जो हमारा एक वीडियो होगा, एक आखिरी जो हमारा सेशन होगा, उस सेशन में हम लोग पूरे राष्ट्रीय आय को मतलब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो और आपके किसी भी तरीके से आपको ये मदद कर रहा हो, बेनिफिशियल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप शेयर करें।